Good evening, dear friends. Today we will discuss 10 important MCQs which will be helpful for upcoming Uttarakhand lecturer and NTA NET exam. तो इसमें आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो NTA NET में भी आपको हेल्पफुल हो सकते हैं और इसके साथ साथ उत्तराखंड लेक्चरर के लिए भी। तो यहाँ पे बात करें जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं बताते चलूँगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है आपको अधिक से अधिक यहाँ पे जितनी भी है सटीक जानकारी मैं प्रोवाइड करूँ और आप लोगों का भी भरपूर सहयोग मेरे को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, बात करते हैं LT लेक्चरर का। जो LT का तो पेपर हो गया, उसमें भी बहुत से लोगों का रिस्पांस आया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आपकी वीडियो से, तो आप आगे भी इसको जारी रखें। तो लेक्चरर के लिए भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा जितना दे पाऊँ मैं। तो आप लोगों से भी हम एक ही उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं द ऑथर ऑफ द एसे सिली नोवेल्स बाय लेडी नोवेलिस्ट। तो ये तो मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता चुका था, अगर जिन लोगों ने देखा होगा। सिली नोवेल्स बाय लेडी नोवेलिस्ट ये किसका ऐसे है? जॉर्ज इलियट का है। जॉर्ज इलियट जो कि एक स्यूडोनिम यूज किया करते थे। इनका रियल नेम था मैरी एन इवांस। क्या था इनका रियल नेम? मैरी एन इवांस। मैरी एन इवांस इनका रियल नेम था। स्यूडोनिम यूज करते थे ये जॉर्ज इलियट करके। स्यूडोनिम के बारे में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँ, ऑलरेडी बता रखा है पुरानी वीडियोज़ में भी। स्यूडोनिम को ही एलियास बोला जाता है और एलियास को ही फिक्शनल नेम बोल सकते हैं। फिक्शनल नेम के लिए एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, पेन नेम यूज़ कर सकते हैं। पेन नेम ये सब इन्हीं के नाम है, स्यूडोनिम, एलियास, पेन नेम। और इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ, एनोनिम भी बोला जाता है इसी को। एनोनिम जैसे सिनोनिम बोला जाता है ना, एनोनिम बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसके अतिरिक्त बात करूँ यहाँ पे सोब्रिकेट करके भी बोला जाता है इसको। और एक और है लास्ट में नोम डे प्लूम करके, नोम डे प्लूम। इतने नामों से जाना जाता है किसको? स्यूडोनिम को। और क्यों यूज़ करते हैं? जब किसी भी राइटर या पोएट को अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी होती है, कारण कुछ भी हो, जब वो अपने नाम का यूज़ ना करके किसी पेन नेम का, दूसरे नाम का यूज़ करता है, तो उसे ही बोला जाता है क्या? स्यूडोनिम। तो निक नेम भी बोल सकते हैं। जॉर्ज इलियट ने लिखा था ये। जॉर्ज इलियट के बारे में मैं बताऊं थोड़ा सा, इनका लाइफ स्पैन 1819 टू 1880 इनका लाइफ स्पैन रहा। ठीक है, और बात करें 1819 टू 1880 यानी कि ये किस एज में रही होंगी आप अच्छे से जानते हैं। विक्टोरियन कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि विक्टोरियन एज में ही इनके अधिकतर वर्क्स क्या हैं? पब्लिश हुए। विक्टोरियन एज की बात करें, विक्टोरियन एज 1837 टू 1901 इसका लाइफ स्पैन, ये विक्टोरियन एरा का टाइम है। 1837 में क्वीन विक्टोरिया जो है थ्रोन पे असेंड हुई थी, सिंहासन पे बैठी थी। तो यहीं से एज स्टार्ट होती है 1901 तक। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करूँ मैं। इससे पहले मैं ये बता दूँ, ये जो इनका वर्क है सिली नोवेल्स बाय लेडी नोवेलिस्ट, ये पहली बार जब पब्लिश हुआ एनोनिमसली, देखिए ये वर्ड भी एक टर्म का काम कर सकता है आपके लिए, एनोनिमसली। ये देखिए, यानी कि क्या करना? बिना किसी नाम के, अननोन, जिसका राइटर, ऐसा कोई वर्क जिसका राइटर क्या हो? अननोन हो, यानी कि जिसका कोई राइटर तो होगा लेकिन उसका कोई नाम न दिया हो। अब किसी ना किसी ने तो लिखा होगा, ठीक है, जिसके राइटर का पता न हो, तो उसके लिए एनोनिमस यूज किया जाता है। अज्ञात, एनोनिमस बोला जाता है, एनोनिमसली। ये पब्लिश हो रखा था। कब पब्लिश हुआ था? 1856 में पब्लिश हुआ था। 1856 में पब्लिश हुआ था। वेस्टमिंस्टर रिव्यू करके है। कौन सी है मैगजीन? वेस्टमिंस्टर रिव्यू। देखिए मैं WR कर दे रहा हूँ यहाँ पे। वेस्टमिंस्टर रिव्यू करके एक मैगजीन थी, उसमें ये 1856 में पब्लिश हो रखी है, एनोनिमसली हो रखी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें जो इसमें इलियट थे, जॉर्ज इलियट, इन्होंने क्रिटिसाइज कर रखा है, आलोचना कर रखी है जो मेजॉरिटी ऑफ नॉवेल्स हैं किसके? रिटन बाय और फॉर वीमेन, जो या तो महिलाओं के द्वारा लिखे गए हैं या महिलाओं के लिए लिखे गए हैं जो नॉवेल्स, उनको क्रिटिसाइज यहाँ पे किया गया है इनके द्वारा। और उनको ऑब्जेक्ट बनाते हुए, ऑब्जेक्टिंग टू दियर सिलीनेस, उनकी मूर्खता को ऑब्जेक्ट बनाते हुए, यानी कि निशाना साधते हुए, उसको केंद्र मानते हुए। ठीक है,
तो उन पे इन्होंने क्रिटिसाइज़ कर रखा है। अब यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूँ। इन्होंने 7 नोवेल्स लिखे थे। कितने नोवेल लिखे हैं इन्होंने? 7 लिखे हैं। किसने? जॉर्ज इलियट की बात चल रही है। पहला था एडम बेड करके है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, एडम बेड द मिल ऑन द फ्लॉस। एडम बेड 1859 में पब्लिश हो रखा है। द मिल ऑन द फ्लॉस 1860 में हो रखा है। सिलास मार्नर करके है 1861। रोमोला जो है 1862 टू 1863 इसकी पब्लिकेशन ईयर है। इसके अलावा फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल करके आपको मिलेगा 1866। इसके अतिरिक्त बात करें, मिडिल मार्च करके है 1871-72। और लास्ट है डेनियल डेरोंडा करके है, ठीक है। डेनियल डेरोंडा, ये 7 नोवेल्स हैं इनके। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ हाइपरबोली। देखिए, ऑफ हाइपरबोली 2 बार दे दिया यहाँ पे, तो एक ही बार आपको यूज़ करना है इसको। तो इसका अपोजिट क्या होता है हाइपरबोली का मतलब होता है एक्सेजरेशन होता है। एक्सेजरेशन मतलब बड़ा चढ़ा के किसी चीज़ को क्या कहना, बड़ा चढ़ा कर बोलना किसी चीज़ को। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अंडर स्टेटमेंट बोलते हैं। अंडर स्टेटमेंट के लिए मियोसिस वर्ड यूज़ किया जाता है। मियोसिस का मतलब होता है, मैं यहाँ पे इसकी मीनिंग बता देता हूँ। मियोसिस, इसकी डेफिनेशन अगर आप नोट डाउन करना चाहें, एनी वर्बल एफर्ट बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा वर्बल एफर्ट, शाब्दिक प्रयास, टू मेक समथिंग और अ पर्सन लेस सिग्निफिकेंट देन रियली इज। कहने का मतलब जो उसकी वास्तविक वैल्यू है उससे कम करके उसको आंकना, कम करके दिखाया जाना, या कम करके उसको वर्बल एफर्ट के द्वारा बताया जाना, शाब्दिक यानी कि शब्दों के जरिए बखान करना उसका, तो उसको अंडर स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप देखना इसको, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यूज़ किया, तो हम क्या यूज़ करेंगे मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे। मियोसिस के लिए फॉर एग्जांपल हम यूज़ करेंगे, जैसे अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन के लिए देखिए अटलांटिक ओशन है ना, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया द पॉन्ड, यानी कि इसको एक तालाब बोल दिया। तो क्या है, ये तो एक ओशन है ना, ओशन को मैंने क्या बोल दिया, द पॉन्ड करके बोल दिया। ये अंडर स्टेटमेंट में मियोसिस का एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, जैसे आई फियर यानी कि मैं डरता हूँ, कहने का मतलब है मुझे डर है, या आई फियर मैं डरता हूँ, क्या, आई एम नॉट इन माई परफेक्ट माइंड, आई एम नॉट इन माई परफेक्ट माइंड। परफेक्ट माइंड में नहीं हूँ, कहने का मतलब मैं अपनी पूर्ण समझ अभी नहीं है मेरे, यानी कि कहीं ना कहीं क्या करना, अनकॉन्शियस माइंड की ओर बोल सकते हैं हम, यानी कि पागलपन दिखाना। तो ये भी एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ सेल्टिक ट्विलाइट। तो W.B. ईट्स हैं, विलियम बटलर ईट्स हैं, कौन नहीं जानता इनको, विलियम बटलर ईट्स को। तो इनका एक कलेक्शन है स्टोरीज़ का, 1893 में ये लगभग पब्लिश हो रखा है। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है सेल्टिक ट्विलाइट। अब इसमें क्या है, रोमांटिक और जो मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एसोसिएट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, बोल सकते हैं विद द आयरिश पीपल और दियर लिटरेचर उसको इंक्लूड करते हुए वहाँ पे क्या होता है, ऐसा बिलीव बोल सकते हैं, उनका अपना एक विश्वास, जिसमें फेरीज और घोस्ट्स या बोल सकते हैं मैजिक पावर्स दिखाई जाती हैं। तो इस टाइप की चीज़ें उनसे रिलेटेड जो स्टोरीज थी उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है, किसमें, सेल्टिक ट्विलाइट में। और 1923 में W.B. ईट्स को क्या मिल रखा है, नोबेल प्राइज मिल रखा है। 1925 में G.B. शॉ को मिल रखा है। और दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, डबलिन, ये डबलिन आइलैंड, सैंडी माउंट करके है, सैंडी माउंट डबलिन में इनका जन्म हो रखा है। इनके लाइफ स्पैन की बात करूँ तो मैं 1865 to 1939, ये इनका लाइफ स्पैन, किसका, W.B. ईट्स का। द सेकंड कमिंग करके भी इन्होंने लिखी है क्वीन, स्लीगो पोएट करके के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज। तो ओपनिंग जो 16 लाइन्स है उनसे एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। और वो सेंटेंस क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पहले तो 1667 में ये 10 बुक्स में आया था, और इसके बाद में 12 बुक्स में आ गया था। 1674 में 12 बुक्स में आ गया था, क्योंकि एपिक का एक क्राइटेरिया होता है कि 12 बुक्स में ही एपिक जो है तो उसको लिखा जाता है।
तो इसकी जो पहली लाइन है वो कैसे स्टार्ट है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड ऐसे करके, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री करके ऐसे ये लाइन है। 16 लाइन है और उनसे मिलके एक सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। यानी कि जो 16 लाइन्स हैं वो सिर्फ एक सेंटेंस है वहाँ पे। तो ये जॉन मिल्टन ने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स कंपेयर्ड ह्यूमन टीयर्स टू लव्स वाइन। तो ये हमारे जॉन डन है, जिनको लव पोएट भी कहा जाता है। ही इज़ ऑफन कंसिडर्ड लव पोएट। और बात करें जॉन डन की, तो ये अपनी पोइट्री में कंसीट्स का बहुत यूज़ करते थे। कंसीट्स का यूज़ करते थे ये। कंसीट्स का मतलब क्या होता है, फार फेज्ड मेटाफर। अब बात करें मेटाफिजिकल पोइट्री, जॉन डन को मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए जाना जाता है। मेटाफिजिकल पोइट्री कौन सी एज में फेमस हुई आपको पता है, जैकोबियन। कौन सी एज थी, जैकोबियन। जैकोबियन एज का टाइम पीरियड क्या है, 1603 टू 1625, यानी कि आफ्टर द एज ऑफ एलिजाबेथन एज। और ये जो लाइन है लव्स वाइन, ये कहाँ से, कौन सी पोइम में है इनकी, ट्विकनम गार्डन करके है। ट्विकनम गार्डन करके है, ट्विकनम गार्डन करके है, वहाँ से ये ली गई है, ठीक है। सैमुअल जॉनसन रोड लंदन इन इमिटेशन ऑफ। तो इमिटेशन किसका था, जुवेनिल का, ठीक है। जुवेनिल का इमिटेशन था। तो यहाँ पे बात करूँ मैं सैमुअल जॉनसन के बारे में बात करूँ तो इनका लाइफ स्पेन 1709 टू 1784। 1745 के बाद जो एज स्टार्ट होती है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जॉनसन की एज के नाम से भी उसको जाना जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊँ, इसमें जुवेनिल का जो सेटायर था उसको ही क्या बोला जाता है, उसी का इमिटेशन है। और इसका सब टाइटल भी है एन इमिटेशन ऑफ द थर्ड सेटायर ऑफ जुवेनिल। एन इमिटेशन ऑफ द थर्ड सेटायर ऑफ जुवेनिल, किसका, जुवेनिल सेटायर का, ठीक है। यानी कि लंदन जो ये इनकी पोएम है इसका सब टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट पोंटिफॉक्स इज करेक्टर इन। तो ये करेक्टर किस में है, दी वे ऑफ द फ्लैश से है। ये सैमुअल बटलर का है। सैमुअल बटलर दो हैं, एक हुडीब्रास वाले हैं, एक दी वे ऑफ द फ्लैश वाले हैं। दी वे ऑफ द फ्लैश वाले सैमुअल बटलर की बात करें तो ये इन्होंने एक और लिखा था, अरे ओन करके भी लिखा था, ये एक सेटायर था, ठीक है। और ये सैमुअल बटलर जो द वे ऑफ द फ्लैश की बात कर रहे हैं तो ये 1835 टू 1902 इनका लाइफ स्पेन है। अब जो हुडीब्रास वाले हैं, जिन्होंने हुडीब्रास लिखा था, वो यानी कि 17th सेंचुरी के, 1612 टू 1680 बोल सकते हैं इनका लाइफ स्पेन, हुडीब्रास वाले सैमुअल बटलर। अब जो ये द वे ऑफ द फ्लैश लिखा है, ये सैमुअल बटलर, ये कौन सी एज के हैं, 19th सेंचुरी के हैं। 1835 का मतलब है 19th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। When one line of poetry runs into the next with no punctuation to slow the reading, it is a case of enjambment का होता है। ये किसका होता है, जब रन ऑन लाइन्स, ठीक है। पोइट्री की जब पोइम्स में आपने देखा होगा रन ऑन लाइन, यानी कि जब एक लाइन की मीनिंग दूसरी लाइन में ऐसे रन करती है तो इसको क्या बोलते हैं, रन ऑन स्टेंजर। जैसे एक स्टेंजा की मीनिंग दूसरे स्टेंजा में है तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, ये रन ऑन लाइन, तो इसको बोला जाता है enjambment। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, और स्ट्रॉन्ग पॉज इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग पॉज इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मिडिल में स्ट्रॉन्ग पॉज आएगा तो उसे सेजुरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेजुरा बोलते हैं उसे। चॉसर्स फर्स्ट वर्क द बुक ऑफ द डचेस इज अ ड्रीम पोएम ऑन द डेथ ऑफ, किसकी डेथ पे है, डचेस, यानी कि द बुक ऑफ द डचेस, तो डचेस ऑफ लैंकेस्टर है। डचेस ऑफ लैंकेस्टर की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो वॉर ऑफ रोजेज था, वॉर ऑफ रोजेज कब हुआ था, वॉर ऑफ रोजेज हुआ था 1455 में, 1455 में हुआ था वॉर ऑफ रोजेज। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे वॉर ऑफ रोजेज 1455 में हुआ था और 1455 से चला था 1487 तक, ठीक है। तो इसमें दो हाउसेस थे, एक तो लैंकेस्टर, दूसरा यॉर्क। एक था यॉर्क, दूसरा था लैंकेस्टर, ये लैंकेस्टर देखे। और लैंकेस्टर जो था, इसका जो सिंबल था वो आर से रेड रोज था और यॉर्क था वाइट रोज। तो दो हाउसेस थे, तो उनके बीच ये युद्ध चला था, 1455 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ बायरोनिक हीरो। तो बायरोनिक हीरो के बारे में ट्रू नहीं है कौन सा। बायरोनिक हीरो जो होता है मूडी होता है, पैशनेट होता है, इसके अलावा रिमोर्स टॉन भी होता है, रिपेंटेंट नहीं होता है। रिपेंटेंट का मतलब है रिपिटेंस, यानी कि पछतावा करने वाला, जिसको पछतावा हो अपने उस पर, तो ये इसकी क्वालिटी नहीं है सी। तो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।